नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजीव गांधी के दोषियों को मिली रिहाई की, भारत जोड़ो यात्रा में दिखी विपक्षी एकता की झलक की, जानेंगे गुजरात में कांग्रेस को मिलेगा किस दिग्गज का साथ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई मोदी सरकार को फटकार, बात करेंगे ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई की, डिफेंस कॉरिडोर पर घिरी मोदी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जीडीपी को लेकर मूडीज की नई रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और एनसीपी, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों ने घर घर लगाई वोट की गुहार, शनिवार को राज्य की सभी सीटों पर होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 15 नवंबर तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत, 15 नवंबर को ही कोर्ट सुना सकता है जमानत पर फैसला। शेयर बाजार में रही तेजी, 1181 अंकों की तेजी के साथ 61,795 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 321 अंकों की तेजी के साथ 18,350 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान लेने वाले दोषियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले रिहाई का आदेश दे दिया और दोषी जेल से बाहर भी आ गए हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है और इसे हैरान करने वाला फैसला बताया है। तो क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान लेने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। राजीव गांधी की जान लेने के मामले में सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दी है और समय से पहले रिहाई दे दी है। अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी AG पेराविलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामलों में भी लागू होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। बता दें कि नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 17 जून को दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों दोषियों ने अपनी याचिका में AG पेराविलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज कोर्ट ने नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान जान ले ली गई थी। इसके लिए धनु नाम की एक महिला का इस्तेमाल किया गया था। हमले में धनु की भी जान चली गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को रिहा कर दिया, लेकिन कांग्रेस कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जता रही है। उसका कहना है दोषियों को रिहाई का अधिकार नहीं है, पार्टी कानूनी रूप से इस मामले को आगे बढ़ाएगी। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। वैसे सियासत तो इस समय महाराष्ट्र की गर्माई हुई है, क्योंकि इन दिनों वहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है और आज यात्रा में विपक्षी एकजुटता की झलक भी देखने को मिली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी की लोकप्रियता में तो इजाफा हो ही रहा है, साथ ही जनता का उस पर विश्वास बढ़ रहा है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस को उसका खोया हुआ जनाधार वापस मिल सकता है और कांग्रेस को मिलती मजबूती को अब पूरा विपक्ष भांप रहा है। यही वजह है कि विपक्ष अब कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने का मन भी बना रहा है और अब इस यात्रा से विपक्षी एकजुटता को बल मिलता भी दिख रहा है, जिसकी एक झलक आज महाराष्ट्र में नजर आई, जब पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दिए और इस तस्वीर ने भारत जोड़ो यात्रा का 65वां दिन और भी ज्यादा खास बना दिया। बता दें कि आदित्य ठाकरे शाम के सत्र में यात्रा में शामिल हुए, जो चोरंबा फाटा से शुरू हुआ। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, देश के ताजा हालात और यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा की थी, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की थी। इन तस्वीरों के साथ कांग्रेस ने लिखा था कि हमें साथ मिलकर ही देश को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना है। वहीं यात्रा के 65वें दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे नांदेड़ जिले से हुई थी और आज भी यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। वहीं आज आदित्य ठाकरे का यात्रा में शामिल होना आने वाले दिनों में होने वाले वीएमसी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार के भी यात्रा में शामिल होने की खबर थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अभी शामिल नहीं हो सके हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीएमसी चुनाव में एमबीए को कितना फायदा मिल पाता है।
उद्धव के शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे आज राहुल के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। ये दृश्य कांग्रेस की मजबूती को दिखाता है। वैसे कांग्रेस इस समय पूरे देश में मजबूत हो रही है और इसका कारण भारत जोड़ो यात्रा भी है। जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस को दिग्गजों का साथ मिला, तो वहीं गुजरात में भी कांग्रेस को दिग्गजों का साथ मिल रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में। चुनाव के ऐलान से पहले नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं में बीजेपी छोड़ने की होड़ मच गई। कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई आप में जा रहा है। बीजेपी को पहला झटका लगा मटर विधानसभा सीट पर। यहां के बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने बीजेपी को छोड़ आप की सदस्यता ले ली, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है और दावा किया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाघेला ने अपनी राजनीति बीजेपी से शुरू की। एक समय शंकर सिंह बाघेला और पीएम मोदी काफी गहरे दोस्त थे, लेकिन उस समय मोदी ना तो देश के प्रधानमंत्री बने थे और ना ही गुजरात के सीएम। बाघेला ने जब बीजेपी छोड़ी तो दोनों में दूरियां बढ़ गईं। बीजेपी छोड़ने के बाद में बाघेला कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उनके कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शंकर सिंह बाघेला को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बाघेला के बेटे महेंद्र सिंह बाघेला पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बाघेला को गुजरात की राजनीति की हर नब्ज का अंदाजा है। वो गुजरात के सीएम रहने के अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। शंकर सिंह बाघेला की कांग्रेस में वापसी के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे और जब उनके बेटे महेंद्र सिंह बाघेला कांग्रेस में शामिल हुए तो ये तय हो गया कि जल्दी ही बाघेला भी कांग्रेस में आ जाएंगे। और अब शनिवार को वो दिन भी आ रहा है जब बाघेला कांग्रेस का दामन थामेंगे। बाघेला के कांग्रेस में आने से चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त मजबूती मिलने की संभावना है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की दावेदारी राज्य में और मजबूत हो सकती है, क्योंकि शंकर सिंह बाघेला गुजरात की नब्ज को पहचानते हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। ऐसे में बाघेला का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वैसे झटका तो आज कोर्ट से भी केंद्र की मोदी सरकार को लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। तो क्या कुछ बोला कोर्ट, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने में सरकार की लेट लतीफी आम लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार कोर्ट को अनसुना कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति न करने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र की ये लापरवाही मंजूर नहीं है। सरकार ना तो नामों को मंजूरी देती है और ना ही अपनी आपत्ति के बारे में बताती है। सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट ने कॉलेजियम की तरफ से प्रस्तावित जजों के नाम को मंजूरी देने में केंद्र में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में नियुक्तियों में महत्वपूर्ण देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट को 2021 में आदेश पारित कर समय सीमा दी थी, जिसमें प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र की तरफ से हो रही देरी से प्रतीत होता है कि कई अवसरों पर निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है। यानी कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ सख्ती दिखाई है और जल्द से जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरकार को कई बार फटकार लग चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार इस बार कोर्ट की सख्ती पर एक्शन में आती है या नहीं। कोर्ट का कहना है कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करती है। अब कोर्ट ने एक बार फिर निर्देश दिया है, देखना होगा सरकार इस बार एक्शन में आती है या नहीं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को फटकार लगाई, तो वहीं ज्ञानवापी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। साथ ही आज इसी मामले में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी सुनवाई हुई। तो क्या हुए तीनों कोर्टों में सुनवाई के दौरान, देखिए खास रिपोर्ट में। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन रहा। ज्ञानवापी को लेकर आज अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द
जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कथित शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ आज सुनवाई हुई थी। वहीं श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग पर अगले आदेश तक संरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है। वैसे दावों की बात करें तो दावे तो मोदी सरकार भी बहुत करती है, लेकिन वो दावे कितने सही हैं और उसके कितने दावे जुमले साबित होते हैं, इसकी पोल समय समय पर खुलती रहती है। और अब सरकार के एक और दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी पहुंचे थे। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। पीएम मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को जमीन का आवंटन किया गया था और पीएम ने इसका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन जो हालात 1 साल पहले थे वो आज भी हैं। कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए किसानों से जमीन लेने के बाद भी जब काम शुरू नहीं हुआ तो किसानों ने एक बार फिर अधिग्रहित जमीन पर खेती शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने झांसी की गारौठा तहसील में 1034 हेक्टेयर जमीन किसानों से डिफेंस कॉरिडोर के लिए ले ली थी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इसमें से 183 हेक्टेयर जमीन दे भी दी गई, लेकिन कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया। जमीन के अधिग्रहण का काम 2018 में किया गया था, लेकिन 4 साल तक जब कोई काम नहीं हुआ तो किसानों ने उस जमीन पर फिर से खेती शुरू कर दी और फसलें उगा दी। जैसे ही इस बात की खबर प्रशासन अधिकारियों को लगी तो वो कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। झांसी जिले के गारौठा के SDM क्षितिज द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा कि जिन लोगों ने खेती की है उन सभी को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जमीन 4 साल पहले किसानों से ली गई। 1 साल पहले पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया, दावा कर दिया कि अब बुंदेलखंड वासियों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर से मिलने वाले फायदों को गिना दिया, लेकिन इसका काम कब से शुरू होगा इसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। ये कॉरिडोर शुरू भी हो पाएगा या जुमला बन जाएगा, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जीडीपी को लेकर मूडीज की नई रिपोर्ट की। देश की आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशों के बावजूद जीडीपी रेट में गिरावट का दौर जारी है। इस हालत के बीच मूडीज ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिससे जनता की मायूसी बढ़ने वाली है। जी हां, मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को घटा दिया। तो क्या है नई रिपोर्ट में और कैसे भारत को लगेगा झटका, देखिए रिपोर्ट। देश के विकास की झलक किसी भी देश की जीडीपी पर निर्भर करती है। जितनी तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी उतनी ही तेजी से देश की प्रगति होगी। लेकिन जब से देश में मोदी राज आया है तब से जीडीपी गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को जानकर भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं अब रेटिंग एजेंसी ने नया अनुमान जारी कर केंद्र की नाकामियों की पोल खोली है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान सितंबर में घटाकर 7.7% किया था। मूडीज ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस साल 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में दिनों दिन विकास दर गिरती जा रही है। जो आंकड़ा पहले 8% तक पहुंच गया था वो अब 7 तक आ गया है। ये गिरावट भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे मूडीज से पहले IMF ने भी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक विकास के अपने अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया था। यहां तक कि कुछ और एजेंसियों ने भी अपने पूर्वानुमान को कम किया है। इसी के साथ ही सरकार को सलाह दी है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए नौकरियों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। इन सकारात्मक कदमों से ही देश की स्थिति में सुधार आ सकता है। अब एजेंसियों ने तो सरकार के लिए अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक सुधरती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।